दोस्तों ड्रेस डांस द राइज ऑफ द रेड या एक तरह से ड्रेस डांस 4 नाम की ये जो मूवी है ये रिलीज़ हो चुकी है। तो इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। इसके प्री प्रोडक्शन रिलीजिंग कास्टिंग के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। डिसेंडेंट्स द राइज ऑफ रेड एक म्यूजिकल टीन फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन जेनिफर फेंग ने किया है और इसकी पटकथा डैन फ्रे और रूस सोमर ने लिखी है। डिज्नी चैनल द्वारा निर्मित यह फिल्म डिसेंडेंट्स फ्रेंचाइज की चौथी फिल्म है जो पिछली 3 फिल्मों का स्पिन ऑफ है और डिसेंडेंट्स द रॉयल वेडिंग का अनुवर्ती है। यह फिल्म 12 जुलाई 2024 को डिज्नी प्लस पर रिलीज हुई थी। 9 अगस्त 2024 को डिज्नी चैनल पर डेब्यू करने वाली है। सन काइली कैंट्राल और मालिया बेकर क्रमशः रेड, एलिस इन वंडरलैंड से क्वीन ऑफ हार्ट्स की बेटी और क्लो चार्मिंग, सिंड्रेला से सिंड्रेला और प्रिंस चार्मिंग की बेटी की भूमिका में है। चाइना एनी मैकक्लेन और मेलानी पैक्सटन ने क्रमशः उमा और फेरी गॉडमदर की अपनी भूमिकाएं दोहराई है जो पिछली डिसेंडेंट्स फिल्मों में थीं। सिंड्रेला और किंग चार्मिंग की भूमिका ब्रांडी और पाओलो मोंटाल्बन ने निभाई है, जिन्होंने पहले 1997 में सिंड्रेला के टेलीविजन रूपांतरण में इन किरदारों के संस्करण निभाए थे। स्ट्रीमिंग के पहले 3 दिनों में 6.7 मिलियन व्यू के साथ फिल्म ने डिज्नी प्लस पर अपनी शुरुआत में एक रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि डिज्नी ब्रांडेड टेलीविजन के स्ट्रीमर पर अब तक का सबसे अधिक देखा जाने वाला प्रीमियर है। कथानक डिसेंडेंट्स द रॉयल वेडिंग की घटनाओं के बाद उमा अब ओराडॉन प्रेप की हेडमिस्ट्रेस है। उसका पहला काम ओराडॉन और वंडरलैंड के बीच की सीमा को खोलना है। इसके लिए उसे अत्याचारी क्वीन ऑफ हार्ट्स की विद्रोही बेटी प्रिंसेस रेड को अकादमी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना है। रेड और उसकी मां ओराडॉन की यात्रा करते हैं, जहां रानी और सिंड्रेला मर्लिन अकादमी में अपने दिनों के बाद पहली बार फिर से मिलते हैं, जो ओराडॉन प्रेप का मूल नाम है। बैठक जल्दी ही शत्रुतापूर्ण हो जाती है क्योंकि रानी को स्कूल में उनके समय के दौरान सहे गए एक दर्दनाक मजाक की याद आती है। उद्घाटन समारोह के दौरान जब उमा सभी का स्वागत करती है तो रानी अप्रत्याशित रूप से अपने जादुई ताश के पत्तों के साथ तख्तापलट करती है और अन्य उपस्थित लोगों को बंधक बना लेती है। जब सिंड्रेला रानी के सामने झुकने से इनकार करती है तो अनिच्छुक रेड उसे सिर काटकर मौत की सजा देने के लिए मजबूर होती है, जिससे उसकी मां खुश होती है लेकिन भील नाराज हो जाती है। डर और अपराधबोध में रेड जादुई पॉकेट घड़ी का उपयोग करके समय में कुछ मिनट पीछे जाने और अपनी मां के ताश के पत्तों को चुराकर तख्तापलट को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सिंड्रेला की पूर्णतावादी और दयालु बेटी क्लो द्वारा हमला किया जाता है, जिससे गलती से घड़ी सक्रिय हो जाती है और दोनों लड़कियां अतीत में चली जाती है, जब ओराडॉन प्रेप को अभी भी मर्लिन अकादमी कहा जाता था। यह मानते हुए कि उन्हें किसी कारण से भेजा गया था, रेड और क्लोई अनिच्छा से अपनी माताओं की खातिर एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं। एक सचेंज स्टूडेंट के रूप में प्रस्तुत होकर लड़कियां अकादमी में दाखिला लेती है और सिंड्रेला और क्वीन ऑफ हार्ट्स की किशोर व्यक्तित्व एला और ब्रिजेट से मिलती है और वर्तमान को बदलने के तरीके तलाशना शुरू करती है। वे अपनी माताओं के व्यक्तित्व से हैरान है। ब्रिजेट अच्छी है और एला राजघराने में शामिल नहीं होना चाहती। वे सभी आंगन में घूमते हैं जब वे खलनायकों के युवा संस्करणों और उर्सुला की छोटी बहन उलियाना से मिलते हैं। ब्रिजेट के जादुई कपकेक को जानबूझकर बहुत अधिक खाने के बाद उलियाना एक राजहंस में बदल जाती है। जब वह वापस अपने आप में आती है तो वह ब्रिजेट से बदला लेने का फैसला करती है। वे एला से बात करके और अधिक जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लेते हैं तथा पाते हैं कि उलियाना ब्लैक लेगून में रहती है। रेड और क्लो ब्रिजेट को एक कपकेक देने की योजना को सुन लेते हैं, जो उसे नृत्य के दौरान एक राक्षस में बदल देगा, जिसमें एक जादूगर की कुकबुक का उपयोग किया जाता है। लड़कियों को मर्लिन के अध्ययन कक्ष में कुकबुक मिलती है
तथा मर्लिन द्वारा लगाए गए बचावों से जूझने के पश्चात वे सफल हो जाती है। हालांकि खलनायक गिरोह उनसे इसे छीनने में सक्षम है, लेकिन क्योंकि पुस्तक गलत हाथों में नहीं पड़नी चाहिए, वे जादुई रूप से जमे हुए हैं तथा मर्लिन उन्हें खोज लेता है तथा उन्हें हिरासत में ले लेता है। रेड कुकबुक को छिपाने में सक्षम है तथा वे दोनों वर्तमान में वापस आ जाते हैं। वे उस समय पर वापस लौटते हैं जब उमा अपना भाषण दे रही थी और क्वीन वही पंक्तियां बोलती है जो उसने मूल समयरेखा के अनुसार दी थी। रेड शुरू में डरती है कि कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन यह देखकर राहत महसूस करती है कि उसकी मां ने हल्का गाउन पहना हुआ है और उत्सव के लिए दिल के बुलबुले की एक श्रृंखला बना रही है। उमा बताती है कि यह एक सुखद अंत है, लेकिन संकेत देती है कि समय के ताने बाने के साथ खिलवाड़ करने के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। दर्शकों को बताती है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। गालना यह भी देखे वंशज पात्रों की सूची। काइली कैंट्राल रेड, क्वीन ऑफ हार्ट्स की बेटी, वंडरलैंड की राजकुमारी। मालिया बेकर, क्लो चार्मिंग, सिंड्रेला और प्रिंस चार्मिंग की बेटी और चैर चार्मिंग की बहन। चाइना एनी मैकक्लेन, उमा के रूप में, उर्सुला की बेटी। दारा रेनी, उलियाना, उर्सुला की छोटी बहन और उमा की चाची। रीटा ओरा, वंडरलैंड के हार्ट्स की रानी, रेड की माँ। रूबी रोज टर्नर, ब्रिजेट के रूप में, युवा क्वीन ऑफ हार्ट्स। ब्रांडी, सिंड्रेला, चार और क्लो की माँ। मॉर्गन डुडली, एला, युवा सिंड्रेला के रूप में। जोशुआ कोली, युवा हुक के रूप में। पेडर लिंडेल, मोर्गी के रूप में, मोर्गाना लेफे का बेटा। पाओलो मोंटाल्बन, किंग चार्मिंग, चार और क्लो के पिता। ट्रिस्टन पेडिल, किशोर राजकुमार के रूप में। मेलानी पैक्सन, परी गॉडमदर के रूप में। ग्रेस नार्डुची फे के रूप में, युवा परी गॉडमदर। लेविन वलाइल, अलादीन के रूप में। कबीर बेरी, किशोर अलादीन के रूप में। शाजिया पास्कल, जैस्मीन के रूप में, युवा जैस्मीन के रूप में। आइजा अजार, जेरेमी स्विफ्ट, मर्लिन के रूप में। लियोनार्डो नाम, मैड हैटर के बेटे, मैडॉक्स हैटर के रूप में। एलेक्स बोनिएलो, जैक ऑफ डायमंड्स के रूप में, क्वीन ऑफ हार्ट्स की रेड आर्मी के कप्तान। 5 सैम मोरेलोस, मेडो के रूप में, मर्लिन अकादमी में एक छात्र। 6 युवा मेल्फिसेंट के रूप में, मंगल। युवा हेडिस के रूप में, एंथनी पायट। जूली सेरदा, दुष्ट सौतेली माँ उर्फ लेडी ट्रेमेन के रूप में। डोव कैमरून, मिशेल होप, सोफिया कार्सन, बूबू स्टीवर्ट, कैमरून बॉयस, मरणोपरांत और ब्रेन्ना डीएमी को भी पिछले किश्तों से लिए गए चित्रों में क्रमशः माल, बेन, एवी, जे, कार्लोस और जेन के रूप में दिखाई देते हैं। उत्पादन 18 अगस्त 2021 को एनिमेटेड स्पेशल डिसेंडेंट्स द रॉयल वेडिंग की रिलीज के बाद लॉरेन किसिलेव्स्की, डिज्नी ब्रांडेड टेलीविजन के ओरिजिनल मूवीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ने स्पेशल के क्लिफहैंगर के बारे में सवालों का जवाब देते हुए कहा कि टीज एक टीज है और इसे डिसेंडेंट्स फिल्मों के अतिरिक्त कहानियों के संकेत के साथ समाप्त होने के कारण जोड़ा गया था, और यह भी कहा कि डिज्नी चैनल देखेगा कि वे फ्रेंचाइजी के साथ कहाँ पहुंचते हैं। 21 सितंबर 2021 को डिज्नी और पूर्व डिज्नी ब्रांडेड टेलीविजन के अध्यक्ष गैरी मार्श की प्रोडक्शन कंपनी के बीच एक समग्र सौदे के हिस्से के रूप में एक चौथी डिसेंडेंट्स फिल्म के विकास की पुष्टि की गई थी। 8 मई 2022 तक फिल्म को द पॉकेट वॉच के कामकाजी शीर्षक के तहत स्पिन-ऑफ के रूप में डिज्नी प्लस द्वारा हरी झंडी दे दी गई थी। जेनिफर फांग को निर्देशक और सहकार्यकारी निर्माता के रूप में काम पर रखा गया था, जिसमें डैन फ्रे और रसेल सोमर पटकथा लिख रहे थे और मार्श कार्यकारी निर्माता थे। 21 मार्च 2023 को फिल्म का आधिकारिक शीर्षक डिसेंडेंट्स द राइज ऑफ रेड घोषित किया गया। डिसेंडेंट्स द राइज ऑफ रेड की फिल्मिंग जनवरी 2023 की शुरुआत में इसके वर्किंग टाइटल द पॉकेट वॉच के तहत शुरू हुई। 9 मार्क होफलिंग मूल त्रयी से
प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में लौटे। 9 फांग ने कहा कि वह चाहती है कि एक्शन दृश्यों के दौरान कोरियोग्राफी अभी भी एक भावनात्मक कहानी बताने में सक्षम हो। वंडरलैंड के डिजाइन के लिए फांग ने एलिस इन वंडरलैंड 1951 को एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया और साथ ही अपने पिछले फिल्म निर्माण के अनुभव से प्रेरणा ली। 12 अटलांटा में जनवरी 2023 के अंत में फिल्मांकन शुरू हुआ और मार्च के मध्य तक चलने की योजना है। 13、14、 रलाई 2022 D23 एक्सपो में घोषित विशेष कलाकारों में चाइना एनी मैकक्लेन शामिल है, जो उमा का किरदार निभाने के लिए लौट रही है। साथ ही काइली कैंट्राल रेड के रूप में और दारा रेनी उलियाना के रूप में फिल्म के कलाकारों में शामिल होंगी। 15 नवंबर 2022 में कास्टिंग की घोषणा से पता चला कि ब्रांडी नॉरवुड 1997 की फिल्म सिंड्रेला में भूमिका निभाने के बाद सिंड्रेला के रूप में लौट रही थी और मेलानी पैक्सन फेरी गॉडमदर के रूप में फ्रेंचाइजी में लौट आई थीं। फ्रेंचाइजी के नए कलाकारों में रीटा ओरा क्वीन ऑफ हार्ट्स के साथ साथ मालिया बेकर, रूबी रोज टर्नर, मॉर्गन डडली और जोशुआ कोली थे। 16 फिल्मांकन शुरू होने के बाद जेरेमी स्विफ्ट और लियोनार्डो नाम को फरवरी 2023 में कलाकारों के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई। 14 मार्च 2023 में यह घोषणा की गई कि पाओलो मोंटाल्बन को किंग चार्मिंग के रूप में लिया गया, जिन्होंने नॉरवुड की तरह 1997 की फिल्म सिंड्रेला में चरित्र का एक संस्करण निभाया था। 17 मार्च 2023 में यह भी घोषणा की गई कि एलेक्स बोनिएलो को जैक ऑफ डायमंड्स के रूप में लिया गया। 5 रीटा ओरा ने टिप्पणी की कि पिछली फिल्मों के स्टार डोव कैमरन ने उन्हें फ्रेंचाइजी और डिसेंडेंट्स ब्रह्मांड के बारे में सलाह देकर क्वीन ऑफ हार्ट्स के रूप में उनकी भूमिका के लिए तैयार होने में मदद की। 18 दृश्यात्मक प्रभाव फांग के अनुसार फिल्म में दिखाए गए स्थानों को बढ़ाने के लिए दृश्य प्रभावों का उपयोग किया गया था। 12、स्वागत डिज्नी प्लस पर स्ट्रीमिंग के पहले 3 दिनों में डिसेंडेंट्स द राइज ऑफ रेड को 6.7 मिलियन दर्शकों ने देखा। यह स्ट्रीमिंग सेवा पर डिज्नी ब्रांडेड टेलीविजन का उच्चतम मूल मूवी प्रीमियर है। 19、गीत संगीत मुख्य लेख डिसेंडेंट्स द राइज ऑफ रेड साउंड ट्रैक डिसेंडेंट्स द राइज ऑफ रेड में 7 गाने शामिल किए गए हैं, जो मूल और एनिमेटेड डिज्नी फिल्मों से लिए गए हैं। 9 पहला सिंगल व्हाट्स माई नेम रेड्स वर्जन 26 अप्रैल 2024 को साउंड ट्रैक के प्रीडर के साथ रिलीज किया गया था। साउंड ट्रैक को फिल्म की रिलीज के साथ 12 जुलाई 2024 को रिलीज किया गया था। 20 दूसरा सिंगल रेड 21 जून 2024 को रिलीज किया गया था। 21、प्रीक्वल पुस्तक उपन्यास बियॉन्ड द आइल ऑफ द लॉस्ट वंडरलैंड द आइल ऑफ द लॉस्ट श्रृंखला की 5वीं पुस्तक 7 मई 2024 को प्रकाशित हुई थी, जो फिल्म की घटनाओं के प्रीक्वल के रूप में काम करती है। 22、मुक्त करना डिसेंडेंट्स द राइज ऑफ रेड को 12 जुलाई 2024 को डिज्नी प्लस पर रिलीज किया गया। इसके बाद 9 अगस्त 2024 को आगामी डिज्नी चैनल प्रीमियर होगा। काइली लोरेना कैंट्राल 3 जन्म 25 जून 2005 3-4 एक अमेरिकी अभिनेत्री, गायिका, गीतकार और सोशल मीडिया व्यक्तित्व है। वो अपने अभिनय करियर में उन्होंने टेलीविजन सीरीज गैबी ड्यूरन एंड द अनसिटेबल्स 2019 से 2021 में गैबी ड्यूरन के रूप में मुख्य भूमिका निभाई। 4 हाई स्कूल म्यूजिकल द सीरीज 2023 के चौथे सीजन में दानी के रूप में एक आवर्ती भूमिका। 6, 7 और डिसेंडेंट्स स्पिन फिल्म डिसेंडेंट्स द राइज ऑफ रेड 2024 में रेड के रूप में मुख्य भूमिका। 8, 9 उन्होंने एनिमेटेड फिल्म रॉन्स गॉन रॉन्ग 2021 में सवाना के रूप में एक मुख्य आवाज की भूमिका भी निभाई। एक गायिका के रूप में उन्होंने कई एकल रिकॉर्ड किए हैं। उनका पहला विस्तारित संस्करण 2023 में रिलीज किया जाएगा।
प्रारंभिक जीवन। कैंट्राल के पिता एक संगीत निर्माता है, जबकि उनकी मां एक नर्तकी और कोरियोग्राफर है। 11 उसने 2 साल की उम्र में नृत्य सीखना शुरू कर दिया था और साथ ही अपने पिता के साथ रिकॉर्डिंग सत्रों में भी जाती थी। 12 जब वह 7 साल की थी, तब उसने लास वेगास में एक नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया था। 13 जब वह 8 साल की थी, तब उसने बायोपिक क्रेजी सेक्सी कूल देखी थी। 14 उसने टीएलसी पर शोध करना शुरू किया और उनके संगीत की दीवानी हो गई। 11 कैरियर। अपने पिता की मदद से कैंट्राल ने फिर एक यूट्यूब सीरीज हेलो काइली शुरू की, जहां उन्होंने डिज्नी चैनल के शो की समीक्षा की। 14 उन्होंने गाना भी शुरू किया और यूट्यूब और music.ly पर परफॉर्म किया। 13 2016 में कैंट्राल को एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी में साइन किया गया था। 15 2016 के अंत में हेलो काइली के रूप में उन्होंने अपना पहला सिंगल स्लिप इज 4 सक्सेस स्वतंत्र संगीत लेबल न्यू म्यूजिक ऑर्डर के साथ रिलीज किया, जिसे उनके पिता ने सहस्थापित किया था। 16 उन्होंने बिजार्डवर्क और रेवेंस होम में अतिथि भूमिकाएं भी निभाईं। 17 13 साल की उम्र में उन्हें गैबी ड्यूरन एंड द अनसिटेबल्स के शीर्षक में कास्ट किया गया था। 18 नतीजतन उन्होंने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पब्लिक स्कूल छोड़ दिया। 13 2019 में गैबी ड्यूरन एंड द अनसिटेबल्स का प्रीमियर डिज्नी चैनल पर हुआ। 19 उन्होंने श्रृंखला का शुरुआती थीम गीत आई डू माई थिंग भी किया। 20 2021 में कैंट्राल ने गैबी ड्यूरन एंड द अनसिटेबल्स के दूसरे सीजन में गैबी ड्यूरन के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। शो उस साल दिसंबर में रद्द कर दिया जाएगा। 21 उन्होंने उस वर्ष जोनास ब्लू और एवा मैक्स के साथ R3 हैब सिंगल सैड बॉय में भी अभिनय किया। 22 23 और रॉन्स गॉन रॉन्ग में सवाना के रूप में एक आवाज की भूमिका में अभिनय किया। 24 2022 में उन्होंने 10 मिनट के गाने नाम से एक टिकटॉक सीरीज शुरू की, जहां प्रशंसक उन्हें 3 शब्द भेजेंगे और 10 मिनट में वह उन 3 शब्दों का उपयोग करके एक गीत बनाएगी। सितंबर 2022 में D23 एक्सपो के दौरान यह घोषणा की गई थी कि कैंट्राल डिसेंडेंट्स फिल्म श्रृंखला में चौथी किस्त के मुख्य कलाकारों का हिस्सा होंगी, मूल रूप से डिसेंडेंट्स 4 के कामकाजी शीर्षक में, जिसे बाद में आधिकारिक तौर पर डिसेंडेंट्स द राइज ऑफ रेड नाम दिया गया, जिसमें क्वीन ऑफ हार्ट्स की बेटी रेड की शीर्षक भूमिका होगी। 25 26 8 उसी महीने यह घोषणा की गई कि वह हाई स्कूल म्यूजिकल द सीरीज के चौथे सीजन में एक आवर्ती कलाकार बनेगी। 27 28 अगस्त 2023 में कैंट्राल ट्रूस्किन कॉस्मेटिक्स ब्रांड के राजदूत बने, जो ब्रांड के पहले राजदूत थे। 2023 सैगाफ्ट्रा हड़ताल के दौरान उन्होंने अपने संगीत पर काम किया, 10 मिनट गाने, टिकटॉक श्रृंखला और एक एकल इलास्टिक पर आधारित गीतों के साथ अपना पहला ईपी जारी किया। उनका पहला एल्बम 2024 में रिलीज होने वाला है। 14 29 प्रभाव। कैंट्राल 90 के दशक के कलाकारों जैसे टीएलसी, ब्रिटनी स्पीयर्स, जेनेट जैक्सन और आलिया से प्रभावित है। 14 उन्होंने ब्रांडी, मारिया कैरी और बेयोंसे के साथ साथ रोसालिया और बेकी जी को भी अपना पसंदीदा कलाकार बताया है। 13 30 व्यक्तिगत जीवन। कैंट्राल अपनी मां की तरफ से आधी वेनेजुएला की है। 30 31 फरवरी 2021 में रफ्टरमैन एंटरटेनमेंट मीडिया इंक ने कैंट्राल के पिता अलेक्जेंडर कैंट्राल और उनकी बेटी की ओर से बनाई गई कंपनी हेलो काइली एंटरटेनमेंट इंक के खिलाफ मुकदमा दायर किया। मुकदमे के आरोपों में अनुबंध का उल्लंघन और धोखाधड़ी शामिल थी। जुलाई 2022 में वे एक समझौते पर पहुंचे। शो मालिया बेकर, जन्म 18 दिसंबर 2006, एक कनाडाई अभिनेत्री है। उन्हें स्ट्रीमिंग सीरीज द बेबीसिटर्स क्लब में मैरी एनी स्पियर,
एक टेलीविजन सीरीज आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क में गैबी लुइस 2 और फिल्म डिसेंडेंट्स द राइज ऑफ रेड में क्लो चार्मिंग के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए बेहतर जाना जाता है। 34、वह हार्वेस्ट मून 5 स्पाइडर एंड जेसी 6 थेना 7 और हेयर ऑफ द बियर 8 में भी नजर आने वाली है। कैरियर 2018 से 2019 शुरुआत बेकर ने अपने अभिनय की शुरुआत होप 8 क्रिसमस से की, जो एक टीवी फिल्म थी जिसमें उन्हें कोई श्रेय नहीं दिया गया था। 9 इसके बाद उन्होंने एबीसी की ए मिलियन लिटिल थिंग्स के एक एपिसोड में अपनी पहली टीवी भूमिका निभाई, जो डीजे नैश द्वारा बनाई गई एक पारिवारिक ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला थी। 10, 11, 12, 2019 में वह द सीडब्ल्यू की सुपरहीरो टेलीविजन श्रृंखला द फ्लैश के एक एपिसोड में भी दिखाई दीं। 11, 12, साथ ही द ट्वाइलाइट जोन के एक एपिसोड में भी दिखाई दीं। 12、13、2020 वर्तमान सफलता 2020 में बेकर ने नेटफ्लिक्स पर द बेबीसिटर्स क्लब के सीजन 1 में मैरी एनी स्पियर के रूप में अभिनय किया। वह रद्द होने से पहले 2021 में शो के दूसरे सीजन में भूमिका में लौट आई। 14, 15 वह निक्लोडियन की आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क के सीजन 2 में भी दिखाई दीं। की दूसरी पुनरुद्धार श्रृंखला 2 बेकर ने लाइफटाइम टीवी फिल्म कॉट इन हिज वेब में भी अभिनय किया। 13 उसके बाद उन्हें डिज्नी प्लस की फिल्म डिसेंडेंट्स द राइज ऑफ रेड 3-4 के साथ साथ मिरामैक्स ड्रामा हार्वेस्ट मून में कास्ट किया गया, जिसके सहलेखक और पॉल बेटनी थे। 5 इसके अलावा उन्हें मैकेना ग्रेस और डकरे मोंटगोमरी के साथ स्पाइडर एंड जेसी में भी कास्ट किया गया था। 6, 16 बेकर इंडी ड्रामा हेयर ऑफ द बियर में टोरी के रूप में अभिनय करने वाली है, जिसकी वह कार्यकारी निर्माता भी होंगी। उन्होंने कनाडा रीड्स के 2022 संस्करण में कैथरीन हर्नांडेज के उपन्यास स्कारबोरो का बचाव किया। 17、फिल्मोग्राफी फिल्म चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां संदर्भ 2018 क्रिसमस पर आशा मालिया वियर अस्वीकृत भूमिका 9 2022 उसके जाल में फंसना ओलिविया 13 2024 वंशज लाल का उदेक्लो आकर्षक 3 टीबीए शरदचंद्र बेला डाक उत्पादन 16 टीबीए स्पाइडर और जेसी टीबीए 16 टीबीए फिर एक लोटस 16 टीबीए 12 घंटे टीबीए लघु फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन ब्रांडी रेयाना नॉरवुड जन्म 11 फरवरी 1979, जिन्हें उनके उपनाम ब्रांडी से बेहतर जाना जाता है, एक अमेरिकी गायिका, गीतकार और अभिनेत्री है। मैककॉम्ब, मिसिसिपी में एक संगीतमय परिवार में जन्मी नॉरवुड का पालन पोषण कार्सन, कैलिफोर्निया में हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत किशोर समूहों के लिए एक सहायक गायिका के रूप में की थी। 1993 में अटलांटिक रिकॉर्ड्स के साथ हस्ताक्षर करने के बाद उन्होंने अगले वर्ष अपना स्वशीर्षक वाला पहला एल्बम जारी किया, जिसकी दुनिया भर में 6 मिलियन प्रतियां बिकीं। ब्रांडी ने यूपीएन सिटकॉम मोएशा में अभिनय करके प्रसिद्धि प्राप्त की और टेलीविजन फिल्म सिंड्रेला 1997 और स्लेशर फिल्म आई स्टिल नो व्हाट यू डिड लास्ट समर 1998 में उनकी भूमिका के लिए और अधिक पहचान मिली। ब्रांडी को अपने तीसरे और चौथे एल्बम फुल मून 2002 और एफ्रोडिसियाक 2004 के साथ लगातार आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता मिली। उन्होंने अमेरिकाज गॉट टैलेंट के पहले सीजन में जज के रूप में काम किया। इसके तुरंत बाद नॉरवुड ने अपना 5वां एल्बम ह्यूमन 2008 रिलीज किया। नॉरवुड ने डांसिंग विद द स्टार्स के 11वें सीजन में एक प्रतियोगी के रूप में टेलीविजन पर वापसी की और रियलिटी सीरीज ब्रांडी एंड रेजे ए फैमिली बिजनेस में अभिनय किया। 2012 में वह बीईटी सीरीज द गेम में एक नियमित बन गईं और उन्होंने अपना छठा एल्बम 211 रिलीज किया।
2015 में नॉरवुड ने म्यूजिकल शिकागो में रॉक्सी हार्ट के रूप में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया। उसके बाद उनका 7वां स्टूडियो एल्बम B7 2020 और हॉलिडे एल्बम क्रिसमस विद ब्रांडी 2023 आया। RIAA के अनुसार नॉरवुड ने दुनिया भर में 40 मिलियन से अधिक एल्बम बेचे हैं, जिनमें से 16.5 यूनिट अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में बेची गई है। उनके पुरस्कारों में एक ग्रैमी पुरस्कार और एक अमेरिकी संगीत पुरस्कार शामिल है। वह अपनी विशिष्ट ध्वनि के लिए जानी जाती है, जो उनकी अनोखी लय, आवाज की परतों और जटिल रिफ्स की विशेषता है, जिसने उन्हें उद्योग के साथियों और आलोचकों से वोकल बाइबल का उपनाम दिलाया है। ये प्रारंभिक जीवन। ब्रांडी रेयाना नॉरवुड का जन्म 11 फरवरी 1979 को मैकॉम्ब, मिसिसिपी में विली नॉरवुड, एक गॉस्पेल गायक और गायक मंडली के निर्देशक और H&R ब्लॉक के जिला प्रबंधक सोनिया नॉरवुड, नी बेट्स की बेटी के रूप में हुआ था। 2. नॉरवुड मनोरंजनकर्ता रे जे की बड़ी बहन है। अपनी मां के माध्यम से वह गिटार वादक और गायक बो डिडली, अपने तीसरे चचेरे भाई से संबंधित है। 3. रैपर स्नूप डॉग ने दावा किया है कि वह और नॉरवुड चचेरे भाई है, हालांकि नॉरवुड ने कहा है कि वह अनिश्चित है कि क्या वे वास्तव में संबंधित है। 4. 5. उन्हें पहलवान मर्सिडीज मोने और रैपर डेज डिलिंगर की चचेरी बहन भी बताया जाता है। 6、7、8。 एक ईसाई घराने में पलीबरी नॉरवुड ने अपने पिता के काम के जरिए साउथसाइड चर्च ऑफ क्राइस्ट में गाना बजाने वालों के हिस्से के रूप में गाना शुरू किया और 2 साल की उम्र में अपना पहला गॉस्पेल एकल प्रदर्शन किया। 9. 1983 में उनके माता-पिता कार्सन, कैलिफोर्निया चले गए, जहां उनकी पढ़ाई बेनक्रॉफ्ट जूनियर हाई स्कूल में हुई और बाद में उन्होंने हॉलीवुड हाई परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर में दाखिला लिया। 10. 7 साल की उम्र में गायिका व्हिटनी ह्यूस्टन की प्रशंसक बनने के बाद नॉरवुड की संगीत और प्रदर्शन में रुचि बढ़ गई। 11. 12. लेकिन स्कूल में उन्हें शिक्षकों को ऑडिशन पर भेजने के लिए राजी करने में परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें कर्मचारियों के बीच कोई समर्थन नहीं मिला। नॉरवुड ने 11 साल की उम्र से ही प्रतिभा शो में भाग लेना शुरू कर दिया था और एक युवा गायन समूह के हिस्से के रूप में कई सार्वजनिक समारोहों में प्रदर्शन किया था। 12. 1990 में उन्होंने क्रिस स्टोक्स और अर्ल हैरिस की अध्यक्षता वाले टीस्पून प्रोडक्शंस के साथ हस्ताक्षर किए, जिन्होंने उन्हें अपने R&B बॉय बैंड इमेच्योर के लिए एक सहायक गायक के रूप में काम दिया और एक डेमो टेप के उत्पादन की व्यवस्था की। 12. 13. 1993 में ईस्ट वेस्ट रिकॉर्ड्स के साथ चल रही बातचीत के बीच नॉरवुड के माता-पिता ने कंपनी के A&R के निदेशक डेरिल विलियम्स के ऑडिशन के बाद अटलांटिक रिकॉर्डिंग कॉरपोरेशन के साथ एक रिकॉर्डिंग अनुबंध का आयोजन किया। 10. अपनी बेटी का प्रबंधन करने के लिए नॉरवुड की मां ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 13. जबकि नॉरवुड ने खुद हॉलीवुड हाई स्कूल छोड़ दिया। आजीविका। 1993 से 1996 ब्रांडी और टेलीविजन स्टारडम। अपने डेब्यू एल्बम के शुरुआती प्रोडक्शन चरणों के दौरान नॉरवुड को शॉर्ट-लिव्ड ABC सिटकॉम थिया में एक भूमिका के लिए चुना गया था, जिसमें कॉमेडियन थिया विडेल द्वारा निभाई गई एक सिंगल मदर की बेटी की भूमिका निभाई गई थी। 9. शुरुआत में उच्च रेटिंग के साथ प्रसारित होने पर सीरीज की दर्शकों की संख्या कम हो गई और केवल एक सीजन तक चलने के लिए समाप्त हो गई, लेकिन उसे अपने सहकलाकारों के साथ उत्कृष्ट युवा कलाकारों की टुकड़ी के लिए यंग आर्टिस्ट अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 14. नॉरवुड ने याद किया कि वह शो के रद्द होने की सराहना करती है, क्योंकि वह उस समय अभिनय के प्रति उदासीन थीं और टेपिंग के कारण उनके एल्बम की रिकॉर्डिंग के साथ शेड्यूलिंग संघर्ष हुआ। उसने कहा, मुझे अपने अलावा बाकी सभी के लिए बुरा लगा। यह एक अच्छी बात थी, क्योंकि मैं वह कर सकती थी जो मुझे करना था, क्योंकि मैं गाना चाहती थी। 15, 16। नॉरवुड का स्वशीर्षक वाला पहला एल्बम सितंबर 1994 के अंत में जारी किया गया था और US बिलबोर्ड 200 पर 20वें स्थान पर पहुंच गया था।
17 ब्रांडी के लिए आलोचनात्मक प्रतिक्रिया आमतौर पर सकारात्मक थी। ऑल म्यूजिक के लेखक एडी हफमैन ने ब्रांडी को एक कम महत्वपूर्ण जेनेट जैक्सन या एक अधिक स्ट्रिप्ड डाउन मैरी जे ब्लिज अच्छे गीतों और कुरकुरा उत्पादन के साथ घोषित किया। 18 एंटरटेनमेंट वीकली के एंडरसन जोन्स ने जोर देकर कहा, किशोर अभिनेत्री नॉरवुड अपनी उम्र के अनुसार अभिनय करती है। सबसे अच्छा एक अपरिपक्व प्रयास जो अगर आलिया कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। दर्शन पर आधारित लगता है। 19 ब्रांडी ने दुनिया भर में 6 मिलियन से अधिक प्रतियां बेची। 20 और बिलबोर्ड हॉट 100 पर 3 शीर्ष 10 हिट का उत्पादन किया। 21 बॉयज टू मेन के वान्या मॉरिस के साथ एक युगल गीत ब्रोकन हार्टेड चार्ट पर नंबर 2 हिट बन गया। 17 इस एल्बम ने नॉरवुड को अगले वर्ष सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार और सर्वश्रेष्ठ महिला R&B गायन प्रदर्शन के लिए 2 ग्रैमी पुरस्कार नामांकन अर्जित किए और उसने 4 सोल ट्रेन म्यूजिक अवार्ड्स, 2 बिलबोर्ड अवार्ड्स और न्यूयॉर्क चिल्ड्रन चॉइस अवार्ड जीते। 14 1995 में उन्होंने बॉयज टू मेन के राष्ट्रीय दौरे पर शुरुआती अभिनय के रूप में 2 महीने का कार्यकाल पूरा किया। 22 और फिल्मों बैटमैन फॉरएवर और वेटिंग टू एक्सहेल के साउंड ट्रैक में गीतों का योगदान दिया, जिसमें एकल सिटिन अप इन माई रूम 1 और शीर्ष 2 सफलता बन गया। 17 1996 में नॉरवुड ने एफ गैरी ग्रे फिल्म सेट इट ऑफ के साउंड ट्रैक से जारी एकल मिसिंग यू पर तामिया, चाका खान और ग्लेडिस नाइट के साथ भी सहयोग किया। इस एकल ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पॉप सहयोग के साथ गायन श्रेणी में 3रा ग्रैमी नामांकन दिलाया। 14 1996 में थिया पर उनकी अल्पकालिक सगाई ने नॉरवुड को अपने स्वयं के शो यूपीएन निर्मित सिटकॉम मोशा में अभिनय करने के लिए प्रेरित किया। विलियम एलन यंग और शेरिल ली राल्फ के साथ दिखाई देते हुए उन्होंने लॉस एंजिल्स की लड़की मोशा मिशेल की शीर्षक भूमिका निभाई, जो एक सौतेली मां के साथ साथ वयस्क बनने के दबाव और मांगों का सामना करती है। 23 मूल रूप से सीबीएस द्वारा खरीदा गया कार्यक्रम जनवरी 1996 में यूपीएन पर शुरू हुआ और जल्द ही उनका सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बन गया। 24 हालांकि सिटकॉम हर नए सीजन में अपने दर्शकों की संख्या बढ़ाने में कामयाब रहा और द पार्कर्स नामक स्पिन ऑफ को जन्म दिया, नेटवर्क ने 6 सीजन के बाद शो को रद्द करने का फैसला किया। 14 1997 में ब्रांडी, रे जे और उनके माता-पिता ने द नॉरवुड किड्स फाउंडेशन की शुरुआत की, जो कला और स्वयं सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से लॉस एंजिल्स और मिसिसिपी में वंचित, जोखिम वाले युवाओं की मदद करता है। 26 1997 से 2001 नेवर से नेवर और फिल्मी करियर। 1997 में एसेंस अवार्ड्स में नॉरवुड। 1997 में नॉरवुड को निर्माता व्हिटनी ह्यूस्टन द्वारा रॉजर्स और हैमरस्टीन के सिंड्रेला के टेलीविजन संस्करण में शीर्षक चरित्र को निभाने के लिए चुना गया था, जिसमें बहुजातीय कलाकारों की भूमिका थी, जिसमें जेसन अलेक्जेंडर, वूपी गोल्डबर्ग और ह्यूस्टन भी शामिल थे। 27 2 घंटे के वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी स्पेशल ने अनुमानित 60 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया, जिसने नेटवर्क को 16 वर्षों में समय अवधि में अपनी उच्चतम रेटिंग दी और अगले वर्ष एक वैरायटी या संगीत कार्यक्रम के लिए उत्कृष्ट कला निर्देशन के लिए एमी पुरस्कार जीता। 28 नवोदित निर्माता रॉडनी डार्कचाइल्ड जर्किंस को नॉरवुड के दूसरे एल्बम नेवर से नेवर में योगदान देने के लिए परामर्श दिया गया था। नॉरवुड ने रिकॉर्ड के लिए 6 गानों का सहलेखन और निर्माण किया, जिसमें यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 पर उनका पहला नंबर 1 गीत द बॉय इज माइन शामिल है, जो गायिका मोनिका के साथ एक युगल गीत है, जो संगीत उद्योग में एक महिला जोड़ी द्वारा सबसे सफल गीत बन गया है। 2 युवा गायकों के बीच प्रतिद्वंद्विता के मीडिया के अनुमान का फायदा उठाते हुए यह गीत संयुक्त राज्य अमेरिका में अब तक के सबसे सफल रिकॉर्डों में से एक था। 29 बिलबोर्ड चार्ट में रिकॉर्ड तोड़ 13 सप्ताह बिताए और अंततः इस जोड़ी को एक युगल या गायन के साथ समूह द्वारा सर्वश्रेष्ठ R&B प्रदर्शन के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिलाया। नेवर से नेवर जून 1998 में जारी किया गया। 30 आलोचकों ने एल्बम को बहुत अधिक रेटिंग दी
ऑलम्यूजिक के स्टीफन थॉमस एल्विन ने नॉर्वुड और उनकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने समझदारी से मारिया कैरी और मैरी जे ब्लिज के बीच एक मध्यम मार्ग ढूंढ लिया है। यह थोड़ी सड़क की धार के साथ वयस्क समकालीन है। 31 कुल मिलाकर एल्बम ने 7 एकल को जन्म दिया, जिसमें नॉर्वुड का दूसरा नंबर 1 गीत डायने वॉरेन द्वारा लिखित एव यू एवर शामिल है। 17 एल्बम को बढ़ावा देने के लिए वह 1999 में नेवर से नेवर वर्ल्ड टूर पर गईं, जिसमें यूरोप, एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के शो शामिल थे। 32、33。 एफ गैरी ग्रे की 1996 की फिल्म सेट इट ऑफ में एक भूमिका से पीछे हटने के बाद 34 नॉर्वुड ने स्लेशर फिल्म आई स्टिल नो व्हाट यू डिड लास्ट समर में कार्ला विल्सन की सहायक भूमिका में बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की। 34 फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में कुल $16.5 मिलियन के साथ मूल फिल्म से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन फिल्म के लिए आलोचनात्मक प्रतिक्रिया काफी हद तक निराशाजनक थी। फिल्म समीक्षा साइट रॉटन टोमाटोज ने 46 समीक्षाओं के आधार पर 7% की खराब रेटिंग की गणना की। 35 हालांकि नॉर्वुड ने अपने उछाल भरी प्रस्तुति के लिए सकारात्मक समीक्षा अर्जित की। 36 जिसने उन्हें ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट अवार्ड और बेस्ट ब्रेकथ्रू फीमेल परफॉर्मेंस के लिए MTV मूवी अवार्ड के लिए नामांकन दिलाया। 14 37 न्यूयॉर्क शहर में सिर्फ 20 दिनों में शूट की गई इस फिल्म में नॉर्वुड और रॉस दोनों ने कार्यकारी निर्माता के तौर पर काम किया है, जिसमें उनके संबंधित एल्बम नेवर से नेवर 1998 और एवरी डे इज ए न्यू डे 1999 के मूल गाने शामिल है। साथ ही पहले रिलीज नहीं हुए युगल गीत भी शामिल है। उसी साल नॉर्वुड ने व्हिटनी ह्यूस्टन, टीना टर्नर और चेर के साथ VH1 के दिवाज लाइव 99 में मुख्य भूमिका निभाई। 37、 मोशा के अंत के बाद एक लंबे अंतराल के बाद और निर्जलीकरण के साथ उसकी दीर्घकालिक लड़ाई पर चर्चा करने वाली कई अखबारों की सुर्खियों के बाद नॉर्वुड 2001 में संगीत में लौट आई, जब उन्हें और उनके भाई रेजे को श्रद्धांजलि एल्बम अर्बन रिन्यूअल ए ट्रिब्यूट टू फिल कोलिंस के लिए फिल कोलिंस के 1990 के हिट अंदर डे इन पैराडाइज का एक कवर संस्करण रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया। 38 यूरोप और ओशिनिया में एल्बम के पहले एकल के रूप में जारी किया गया। यह गीत विदेशों में एक त्वरित अंतर्राष्ट्रीय सफलता बन गया, जो सभी चार्टों में से अधिकांश पर शीर्ष 10 प्रविष्टियां हासिल कर रहा था। 39 नॉर्वुड ने ऑस्मोसिस जोन्स के साउंड ट्रैक में माइक सिटी ट्रैक ओपन का भी योगदान दिया। 2002 से 2005 फुल मून और एफ्रोडाइसिएक। फुल मून नॉर्वुड का तीसरा स्टूडियो एल्बम फरवरी 2002 में जारी किया गया था। यह R&B और पॉप उन्मुख गीतों से बना था। उनमें से कई जर्किन्स, वॉरेन कैंपबेल और माइक सिटी के साथ मिलकर बनाए गए थे। एल्बम ने बिलबोर्ड 200 पर नंबर 2 पर शुरुआत की और टॉप R&B बटा हिप हॉप एल्बम चार्ट में शीर्ष पर रहा। 30 इसका प्रमुख एकल व्हाट अबाउट अस दुनिया भर में शीर्ष 10 हिट बन गया और एल्बम का शीर्षक ट्रैक संयुक्त राज्य अमेरिका और UK में शीर्ष 20 हिट था। 41 मीडिया का स्वागत आमतौर पर गुनगुना था। रोलिंग स्टोन ने एल्बम को उन्मत्त, चेहराविहीन, नकली सेक्सी R&B के रूप में वर्णित किया। 43 नॉर्वुड का रियलिटी टेलीविजन में प्रवेश 2002 में MTV सीरीज डायरी प्रेजेंट्स ब्रांडी स्पेशल डिलीवरी के साथ शुरू हुआ। इस शो में नॉर्वुड की गर्भावस्था के अंतिम महीनों और उनकी बेटी सायराई के जन्म को दिखाया गया था। नॉर्वुड 2004 में एक संगीत समारोह में प्रदर्शन करते हुए एक और अंतराल से लौटते हुए नॉर्वुड का चौथा एल्बम एफ्रोडाइसिएक जून 2004 में जारी किया गया था। मनोरंजन प्रबंधक बेनी मदीना के साथ उनके अल्पकालिक व्यावसायिक संबंधों की अच्छी तरह से प्रचारित समाप्ति के बीच 45 नॉर्वुड ने लॉस एंजल्स स्थित हैंडप्रिंट एंटरटेनमेंट के साथ अपने अनुबंध को 1 वर्ष से भी कम समय के बाद समाप्त कर दिया, जिसके बाद मदीना के प्रमुख एकल टॉक अबाउट अवर लव को संभालने के विवाद और R&B गायक अशर के साथ एक कथित सह
शीर्षक दौरे की विफल वार्ता हुई। 45 नकारात्मक प्रचार के बावजूद एफ्रोडाइसिएक नॉर्वुड का सबसे समीक्षकों द्वारा प्रशंसित एल्बम बन गया। 46 कुछ ने नॉर्वुड के संगीत पर टिम्बालैंड के अधिक लगातार परिपक्व और चुनौतीपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डाला। 47 48 एक मध्यम विक्रेता एल्बम ने बिलबोर्ड 200 पर तीसरे नंबर पर शुरुआत की और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और जापान में प्रमाणपत्र प्राप्त किए। 49 टॉक अबाउट अवर लव यूनाइटेड किंगडम में छठे नंबर पर पहुंच गया, लेकिन बाद के एकल लोकप्रिय संगीत चार्ट पर सफलतापूर्वक स्कोर करने में विफल रहे। 50 उस वर्ष बाद में उन्होंने अमेरिकन ड्रीम्स के तीसरे सीजन के प्रीमियर में ग्लेडिस नाइट के रूप में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने आई हर्ड इट थ्रू द ग्रेपवाइन का प्रदर्शन किया। 51कंपनी के साथ 11 साल बिताने के बाद नॉर्वुड ने 2004 के अंत में अटलांटिक रिकॉर्ड्स से बिना शर्त रिहाई मांगी और प्राप्त की। उन्होंने अपने फैसले के मुख्य कारण के रूप में आगे बढ़ने की इच्छा का हवाला दिया। 52 लेबल के साथ अपना अनुबंध पूरा करते हुए द बेस्ट ऑफ ब्रांडी नामक एक संकलन एल्बम मार्च 2005 में जारी किया गया था। बिना किसी प्रचार एकल के जारी होने पर यह ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में शीर्ष 30 में पहुंच गया, जहां संग्रह की समकालीन आलोचकों द्वारा सराहना की गई, जिन्होंने नॉर्वुड की पिछली सूची की रचनात्मकता पर ध्यान दिया। 53 ऑल म्यूजिक के एंडी केलमैन ने व्यक्त किया, यह सेट उनके समकालीनों के कई अन्य संकलनों के विपरीत शायद ही घटती रचनात्मकता या लोकप्रियता की पुष्टि करता है। 51 2006 से 2014 ह्यूमन अभिनय में वापसी और 211 फरवरी 2006 में नॉर्वुड ने यूपीएन सिटकॉम 1-on-1 में एक आवर्ती भूमिका में दिखाई देना शुरू किया, जिसमें उन्होंने भाई रेजे के चरित्र डीमैक की बहन की भूमिका निभाई। 56 जून में उन्हें अमेरिका के गॉट टैलेंट के पहले सीजन में 3 प्रतिभा निर्णायकों में से एक के रूप में चुना गया था, जो साइमन कॉवेल द्वारा निर्मित और रेजिस फिल्बिन द्वारा होस्ट किए गए एनबीसी पर एक शौकिया प्रतिभा प्रतियोगिता थी। यह प्रसारण गर्मियों के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रमों में से एक था और 17 अगस्त 2006 को 11 वर्षीय गायिका बियांका रयान की जीत के साथ समाप्त हुआ। नॉर्वुड को मूल रूप से 2007 की गर्मियों में दूसरे सीजन के लिए वापस आने के लिए स्लेट किया गया था, लेकिन अंततः उन्होंने ऐसा न करने का फैसला किया, यह महसूस करते हुए कि वह नए सीजन को वह ध्यान और प्रतिबद्धता नहीं दे सकती जो इसके लायक थी। नॉर्वुड का 5वां स्टूडियो एल्बम ह्यूमन दिसंबर 2008 में रिलीज हुआ था, जिसका निर्माण टोबी गैड, ब्रायन कैनेडी और रेड ने किया था। 58 कोच रिकॉर्ड्स और सोनी म्यूजिक द्वारा वितरित एल्बम ने एपिक रिकॉर्ड्स लेबल पर नॉर्वुड की शुरुआत को चिह्नित किया। 60 और लंबे समय के योगदानकर्ता और संरक्षक रॉडनी जर्किंस के साथ उनका पुनर्मिलन, जिन्होंने एल्बम का अधिकांश भाग लिखा और कार्यकारी निर्माता थे। 58 आमतौर पर आलोचकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त ह्यूमन ने यूएस बिलबोर्ड 200 पर 15वें नंबर पर शुरुआत की, जिसमें 73,000 प्रतियों की शुरुआती सप्ताह की बिक्री हुई। 61 2,14,000 प्रतियों की कुल घरेलू बिक्री के साथ यह अपने पूर्ववर्तियों की सफलता से मेल खाने में विफल रहा। 62 जबकि लीड सिंगल राइट हियर डिपार्टेड ने नॉर्वुड को 2002 के फुल मून के बाद से उनकी सबसे बड़ी चार्ट सफलता दिलाई, एल्बम कहीं और प्रभाव डालने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप सामान्य रूप से बिक्री में कमी आई और लेबल के साथ उनका अनुबंध समाप्त हो गया, जिसके बाद एपिक रिकॉर्ड्स के अध्यक्ष के रूप में अमांडा घोस्ट की विवादास्पद नियुक्ति हुई और रैपर जेजेड के रॉक नेशन प्रबंधन के साथ नॉर्वुड का विभाजन हुआ। 63 64 65 दिसंबर 2009 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर टिम्बालैंड के एल्बम टिम्बालैंड प्रेजेंस शॉक वैल्यू 2 पर 2 क्रेडिट के साथ अपने रैपिंग अल्टरेगो ब्रैन्नू को पेश किया। 66 और एबीसी सीरीज दिस लिटिल पिगी के पायलट एपिसोड में कास्ट किया गया, जिसमें रेबेका क्रेस्कॉफ और केविन रेहेम भी थे, जिसे अगले वर्ष फिर से कास्ट किया गया। 67 2011 में ए फैमिली बिजनेस के सेट पर नॉर्वुड। अप्रैल 2010 में नॉर्वुड और रेजे ने
अपने माता पिता के साथ VH1 रियलिटी सीरीज ब्रांडी एंड रेजे ए फैमिली बिजनेस में शुरुआत की। इस शो ने दोनों भाई बहनों के पर्दे के पीछे के जीवन को दिखाया, जबकि उनके परिवार के प्रबंधन और उत्पादन कंपनी R&B प्रोडक्शंस में बड़ी भूमिकाएं निभाईं। 68 नॉरवुड परिवार द्वारा निर्मित सीजन 11 एपिसोड के बाद समाप्त हो गया और दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसका प्रसारण 2010 की शरद ऋतु में शुरू हुआ। 69 ए फैमिली बिजनेस पूरे कलाकारों की पहले से अप्रकाशित सामग्री वाला एक संकलन एल्बम जून 2011 में सगुआरो रोल रिकॉर्ड्स पर जारी किया गया था। 70 द वाशिंगटन पोस्ट जैसे आलोचकों ने इसे अजीब और मनमोहक और वास्तव में संपूर्ण संग्रह घोषित किया। 71 2010 की शरद ऋतु में नॉरवुड ABC रियलिटी शो डांसिंग विद द स्टार्स के सीजन 11 में एक प्रतियोगी के रूप में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने मैक्सिम चार्मकोव्स्की के साथ भागीदारी की थी। अंततः वह प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहीं, जो कि जजों, दर्शकों, स्टूडियो के दर्शकों और अन्य प्रतियोगियों के लिए एक झटका था, जो उन्हें पूरे प्रतियोगिता के दौरान शो के अग्रणी प्रतियोगियों में से एक मानते थे। 73 अगस्त 2011 में यह पुष्टि की गई कि नॉरवुड ने RCA रिकॉर्ड्स और निर्माता ब्रेयन प्रेस्कॉट के गिरगिट रिकॉर्ड्स के साथ एक संयुक्त रिकॉर्ड सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। 74 75 76 सितंबर में संगीतकार इवान बोगार्ट द्वारा निर्मित एक नया टैलेंट शो मेजर एंड माइनर्स का प्रीमियर द हब पर हुआ। इसमें 10 से 16 वर्ष की आयु के युवा कलाकारों के समूह को शामिल किया गया। 77 उसी वर्ष बाद में नॉरवुड ने CW की किशोर ड्रामा सीरीज 90,210 में आवर्ती उपस्थिति के साथ अभिनय भूमिकाओं में वापसी की और लाइफटाइम की कॉमेडी सीरीज ड्रॉप डेड दिवा के चौथे सीजन में, जिसमें उन्होंने एलिसा शाइनी की भूमिका निभाई। 78 2011 में नॉरवुड BET कॉमेडी सीरीज द गेम के कलाकारों में शामिल हो गई, जिसमें उन्होंने बारटेंडर शार्डोने की आवर्ती भूमिका निभाई। 79 अगले सीजन तक वह नियमित कलाकार बन गईं। 80 फरवरी 2012 में नॉरवुड ने मोनिका के साथ इट ऑल बिलोंग्स टू मी पर फिर से काम किया, जिसे बाद के एल्बम न्यू लाइफ से एकल के रूप में रिलीज किया गया था। 81 गायक क्रिस ब्राउन की विशेषता वाला नॉरवुड का अपना वापसी एकल पुट इट डाउन उस वर्ष के अंत में रिलीज किया गया था। यह गीत बिलबोर्ड के हॉट R&B बटा हिप हॉप सॉन्ग्स चार्ट पर तीसरे नंबर पर पहुंच गया, जो 10 वर्षों में उनकी पहली शीर्ष 10 प्रविष्टि बन गई। 82 उनका छठा एल्बम 211, जो अक्टूबर में जारी किया गया था, ने उनके R&B 83 एक मध्यम व्यावसायिक सफलता। इसे नॉरवुड से एक विनम्र वापसी के रूप में देखा गया, जो US बिलबोर्ड 200 पर तीसरे नंबर पर पहुंच गया और बिलबोर्ड US टॉप R&B बटा हिप हॉप एल्बम चार्ट में शीर्ष पर रहा। 84 मार्च 2013 में नॉरवुड फिल्म में लौट आईं। टाइलर पेरी के नाटक टेम्पटेशन कन्फेशंस ऑफ ए मैरिज काउंसलर में जर्न स्मोलेट बेल, लांस ग्रॉस और वेनेसा एल विलियम्स के कलाकारों की टुकड़ी में शामिल हुईं। 85 नॉरवुड ने सहायक किरदार मेलिंडा की भूमिका निभाई है, जो रहस्यों वाली महिला है। फिल्म को आमतौर पर आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन यह US बॉक्स ऑफिस पर मध्यम सफलता बन गई। 86 87 जून 2013 में नॉरवुड ने लॉस एंजिल्स में मुख्यालय वाली क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी के साथ हस्ताक्षर किए। 88 और 2014 की शुरुआत में उन्होंने CEO जेफ रॉबिन्सन के साथ MBK एंटरटेनमेंट के साथ एक प्रबंधन सौदा किया। 8-9 जुलाई में 91 92 2014 में भी नॉरवुड ने VH1 के लव एंड हिप हॉप, हॉलीवुड और टीवी लैंड सिटकॉम द सोल मैन में अतिथि भूमिका निभाई। 2014 के BET हिप हॉप अवार्ड्स में उन्होंने क्वीन लतीफा, MC लाइट और योयो के साथ मिलकर आई वाना बी डाउन के हिप हॉप रीमिक्स का प्रदर्शन किया, जो इसकी 20वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए था। 93 2015 से 2020 ब्रॉडवे और B60 द गेम के अंतिम सीजन का फिल्मांकन खत्म करने के बाद
नॉरवुड ने अप्रैल 2015 में संगीत में शिकागो में ब्रॉडवे की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने रॉक्सी हार्ट की मुख्य भूमिका निभाई। 94। हालांकि शुरू में यह 6 सप्ताह का कार्यक्रम था, लेकिन उनकी सगाई अगस्त 2015 तक बढ़ा दी गई थी। 95, जिससे नॉरवुड को 2016 और 2017 में कई मौकों पर भूमिका को फिर से निभाने के लिए प्रेरित किया। 96, 97, 98। इसके अलावा 2015 में नॉरवुड ब्रिटिश हाउस जोड़ी 99 सोल्स के मैशअप सिंगल द गर्ल इज माइन में दिखाई दी, जिसके लिए उन्होंने द बॉय इज माइन से अपने स्वरों को फिर से रिकॉर्ड किया। 99। यह गीत बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम में शीर्ष 5 के साथ साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय चार्ट में शीर्ष 40 में पहुंच गया, जहां यह वर्षों में उनका सबसे अधिक चार्टिंग एकल बन गया। 100। जनवरी 2016 में नॉरवुड ने बीईटी सिटकॉम जो एवर आफ्टर में मुख्य भूमिका निभाई और सहकार्यकारी निर्माता के रूप में अभिनय किया। 101 एक मल्टी कैमरा रोमांटिक कॉमेडी जो एक नई सिंगल मां के बारे में है, जो अपने प्रसिद्ध बॉक्सर पूर्व पति की छाया से बाहर निकलती है। 102 जब इसने सम्मानजनक रेटिंग्स के साथ शुरुआत की। 103 नॉरवुड ने शो में वापस नहीं आने का फैसला किया और इसे जल्द ही रद्द कर दिया गया। 104 उसी महीने नॉरवुड ने साउंडक्लाउड पर ट्रैक का अनावरण करने के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद अपने स्वयं के लेबल स्लेना रिकॉर्ड्स के माध्यम से स्टैंडअलोन सिंगल बेगिन एंड प्लीडिन जारी किया। 105, 106, 107 उस फरवरी में नॉरवुड ने अपने स्लेना वर्ल्ड टूर की घोषणा की। 109 मार्च में नॉरवुड ने चैमेलियन एंटरटेनमेंट ग्रुप और उसके अध्यक्ष ब्रेयन प्रेस्कॉट पर मुकदमा दायर किया, क्योंकि लेबल ने कथित तौर पर उसे नए एल्बम रिकॉर्ड करने और रिलीज करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। एक विशेष खंड के कारण मुकदमा अदालत से बाहर कर दिए जाने के बाद नॉरवुड ने कई महीनों बाद एक और मुकदमा दायर किया, जिसमें $270,000 के मुआवजे और अदालत से घोषणा की मांग की गई कि वह अनुबंध के तहत चैमेलियन से मुक्त है। दोनों पक्षों ने 2017 में समझौता किया। 110 नवंबर 2016 में नॉरवुड सोल ट्रेन म्यूजिक अवार्ड्स में लेडी ऑफ सोल अवार्ड की दूसरी प्राप्तकर्ता बनी। उनके 9 मिनट के गाने के मिश्रण को प्रशंसा मिली। 111 2 महीने बाद नॉरवुड ने अपने भाई रेजे के साथ फॉक्स रियलिटी कुकिंग सीरीज माय किचन रूल्स में प्रतिस्पर्धा की। 112 जुलाई 2018 में नॉरवुड फॉक्स म्यूजिकल ड्रामा टेलीविजन सीरीज स्टार पर एक नियमित सीरीज बन गईं। उन्होंने दूसरे सीजन में एक आवर्ती भूमिका के रूप में शुरुआत करते हुए कैसी की भूमिका निभाई और 2019 में श्रृंखला के समाप्त होने तक एक नियमित श्रृंखला बनी रही। 113 उसी वर्ष वह ऑप्टिमिस्टिक में दिखाई दी, जो साउंड्स ऑफ ब्लैकनेस कवर था, जो सुपरग्रुप ऑगस्ट ग्रीन के स्वशीर्षक डेब्यू से पहले था, जिसमें कॉमन, रॉबर्ट ग्लास्पर और करीम रिगिंस शामिल थे। 114 साथ ही डच डीजे के लुकास एंड स्टीव के आई कुड बी रॉन्ग में उनके 1994 के एकल आई वन्ना बी डाउन का एक डांस भारी पुनर्रचना था, जो डांस चार्ट पर एक मामूली हिट बन गया। 115 2019 में नॉरवुड 2019 में नॉरवुड को ब्रॉडकास्ट म्यूजिक इंक द्वारा आयोजित BMI R&B बटा हिप हॉप अवार्ड्स में BMI प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 116 जून में वह कनाडाई गायक डैनियल सीजर के दूसरे एल्बम के स्टडी शून्य एक में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने उनके युगल गीत लव अगेन को स्वर दिया। एकल के रूप में जारी, इसने उन्हें 62वें पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ R&B प्रदर्शन के लिए ग्रैमी पुरस्कार नामांकन दिलाया और बिलबोर्ड एडल्ट R&B सॉन्ग्स चार्ट में शीर्ष पर पहुंच गया। ऐसा करने वाला नॉरवुड का पहला गीत बन गया। 117 सितंबर 2019 में उन्होंने बज सिंगल फ्रीडम रिंग्स रिलीज किया, जो उनके शीर्षक वाले डेब्यू एल्बम की 25वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाने के लिए रिलीज किया गया था। 119 हालांकि 2024 तक गीत रिलीज नहीं किया गया है। नॉरवुड का 7वां स्टूडियो एल्बम B7 8 वर्षों में उनका पहला एल्बम जुलाई 2020 में रिलीज हुआ।
एक स्वतंत्र कलाकार के रूप में उनका पहला प्रोजेक्ट, यह उनके अपने लेबल ब्रांड न्यू इंक के माध्यम से जारी किया गया था, जिसमें इवन म्यूजिक द्वारा वितरण किया गया था। अपने पिछले काम से हटकर नॉरवुड ने एल्बम के अधिकांश हिस्से का सहलेखन और सहनिर्माण किया, जिसे मुख्य रूप से डेरिल कैंपर ने निर्मित किया था। 120 रिलीज से पहले लीड सिंगल बेबी मामा था, जिसमें चांस द रैपर था। 121 B7 ने बिलबोर्ड 200 पर 12वें नंबर पर शुरुआत की, यूके R&B एल्बम में भी नंबर 2 पर पहुंच गया। 122 123 एल्बम को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। अगस्त 2020 में नॉरवुड और मोनिका ने वेबकास्ट सीरीज वेरजुज में मुकाबला किया। अटलांटा, जॉर्जिया में टाइलर पेरी स्टूडियो में फिल्माया गया। 125 126 इसे अकेले इंस्टाग्राम लाइव स्ट्रीम पर रिकॉर्ड तौर 1.2 मिलियन दर्शकों ने देखा। 127 128 बीईटी ने इस पल को 2020 के 20 सबसे OMG वायरल मोमेंट्स सूची में नंबर 1 के रूप में सूचीबद्ध किया। 129 2 महीने बाद नॉरवुड ने बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में एक मेडली का प्रदर्शन किया, जो लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया गया था। 2021 वर्तमान ब्रैंडी के साथ क्वींस और क्रिसमस। मार्च 2021 में नॉरवुड को जॉन लीजेंड ने गायन प्रतियोगिता श्रृंखला द वॉयस के 20वें सीजन के लिए एक संरक्षक के रूप में चुना था। 131 132 133 उसी महीने नॉरवुड ने डिज्नी के साथ एकल स्टार्टिंग नाव पर सहयोग किया। 134 135 136 137 138 139 संगीत विशेष डिज्नी प्रिंसेस रिमिक्स्ड एन अल्टीमेट प्रिंसेस सेलिब्रेशन का थीम गीत अगस्त 2021 में रिलीज हुआ। 140 141 उसी महीने नॉरवुड नेचुरी नॉटन, ईव और नादिन वेलाज़केज के साथ एबीसी की संगीत ड्रामा श्रृंखला क्वींस के कलाकारों में शामिल हुई, जिसमें उन्होंने एक अनुभवी हिप हॉप समूह का 1/4 हिस्सा निभाया। 142 143 144 145 वैरायटी ने चौकड़ी की संगीत पेशकश की प्रशंसा करते हुए उनके रैप को तीक्ष्ण और विशिष्ट, दोनों व्यक्तियों और एक शानदार सामूहिक के रूप में उनकी प्रतिभा को स्पष्ट करते हुए कहा, लेकिन अगले वर्ष इसका नवीनीकरण नहीं किया गया। 146 मार्च 2022 में नॉरवुड ने बेटी सायराय के साथ एक युगल गीत नथिंग विदाउट यू रिलीज किया। 147 जिसे कॉमेडी फिल्म चीपर बाय द डोजेन 2022 के साउंड ट्रैक के लिए रिकॉर्ड किया गया। 148 अप्रैल में गायिका मारिया केरी ने द रूफ व्हेन आई फील द नीड का खुलासा किया, जो उनके 1998 के एकल द रूफ बैक इन टाइम का एक फिर से रिकॉर्ड किया गया और फिर से कल्पना किया गया संस्करण है, जिसमें नॉरवुड के नए स्वर शामिल है। 149 मास्टर क्लास पर पूर्व के पाठ्यक्रम के लिए। 150 अक्टूबर 2022 में नॉरवुड को नाइजीरियाई गायिका तिवा सैवेज के साथ उनके सहयोग संबरीज सन के लिए ऑल अफ्रीका म्यूजिक अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक अभिनय के लिए नामांकित किया गया था। 151 152 153 उसी वर्ष नॉरवुड डिसेंडेंट्स द राइज ऑफ रेड के कलाकारों में शामिल हुई, जो डिसेंडेंट्स फ्रेंचाइजी की एक स्टैंडअलोन सीक्वल है, जो 12 जुलाई 2024 को डिज्नी प्लस पर रिलीज होगी, जिसमें वह सिंड्रेला की भूमिका को फिर से निभाएंगी। 154 2023 में मैसी के थैंक्सगिविंग डे परेड में नॉरवुड। अप्रैल 2023 में नॉरवुड की बेटी एसवाई ने पुष्टि की कि उनकी मां उनकी आगामी पहली ईपी पर मुखर और कार्यकारी निर्माता होंगी। 155 नवंबर 2023 में नॉरवुड ने अपना 8वां स्टूडियो एल्बम क्रिसमस विद ब्रांडी जारी किया, जिसमें 6 मूल गीतों और क्रिसमस मानकों के 6 कवर संस्करण शामिल थे। 156 157 इस परियोजना ने जून 2022 में मोटाउन रिकॉर्ड्स के साथ हस्ताक्षर करने के बाद उनके प्रमुख लेबल पर वापसी को चिह्नित किया और यूएस टॉप हॉलिडे एल्बम चार्ट में शीर्ष 30 में पहुंच गया। 158
इसकी रिलीज नेटफ्लिक्स क्रिसमस कॉमेडी फिल्म बेस्ड की रिलीज के साथ हुई। क्रिसमस कभी मैरी लैम्बर्ट द्वारा निर्देशित और हीथर ग्राहम, जेसन बिग्स और मैट सेडेनो के साथ नॉरवुड द्वारा अभिनीत। 159, 160, 23 नवंबर 2023 को नॉरवुड ने 2023 मैसी के थैंक्सगिविंग डे परेड में समडे 8 क्रिसमस का प्रदर्शन किया। 161、162、163、164。 4 फरवरी 2024 को नॉरवुड ने 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में प्रदर्शन किया। बर्न बॉय का एकल सिटिन ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जिसने नॉरवुड के अपने टॉप ऑफ द वर्ल्ड का भारी नमूना लिया था, को सर्वश्रेष्ठ मेलोडिक रैप प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया था। 165, 166, 167 7 जून को नॉरवुड ने मोनिका के साथ एरियाना ग्रांडे के द बॉय इज माइन संगीत वीडियो में एक समाचार एंकर के रूप में एक कैमियो उपस्थिति दर्ज की। 168, 21 जून 2024 को ग्रांडे ने द बॉय इज माइन रीमिक्स रिलीज किया, जिसमें नॉरवुड और मोनिका दोनों है। 16/9, 170, A24 की द फ्रंट रूम निर्देशक मैक्स और सैम एगर्स की एक मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म सितंबर 2024 में रिलीज होने की उम्मीद है। नॉरवुड को कुछ ऐसे लोगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिनके पास कॉन्ट्राल्टो वोकल रेंज है। 172, 173, 174 उनकी आवाज को अक्सर संगीत समीक्षकों और नॉरवुड ने नरम, कर्कश और कर्कश बताया है। 175 संगीत समीक्षक और स्लैंट मैगजीन के लेखक एंड्रयू चैन ने नॉरवुड की आवाज के लहजे को गर्मी और ठंड, कठोर किनारों का एक असामान्य मिश्रण के रूप में वर्णित किया है। वह आगे उसकी मुखर गुणवत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं, पॉप संगीत गायन में कुछ और की तरह ब्रांडी की टिम्बर और बनावट का सूक्ष्म हेरफेर करीब से सुनने को पुरस्कृत करता है। तकनीकी कौशल का उसका मुख्य दावा हमेशा उसकी लंबी, कैस्केडिंग रिफ्स रही है, एक ऐसा कौशल जिसके लिए कई R&B डाईहार्ड उसका सम्मान करते हैं। 176 पॉपमेटर्स के टेरी सॉयर इस कौशल पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, जबकि यह कहा गया है कि ब्रांडी की आवाज बिल्कुल भी शानदार नहीं है, यह पर्याप्त रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि वह जो कुछ भी करती है, उससे वह बहुत कुछ करती है। वह अपनी आवाज को कभी भी सुर्खियों में नहीं रहने देती, अपनी विविधतापूर्ण सीढ़ीदार आवाज को मोड़ती है, मुख्य ट्रैक को फुसफुसाती है, बैकअप में चिल्लाती है और प्रत्येक गीत को इतनी इंटरलॉकिंग ध्वनियों के साथ हेर करती है कि स्वर की विशालता का कसकर भरा हुआ भ्रम पैदा होता है। 177 2023 में रोलिंग स्टोन ने ब्रांडी को अब तक के 200 महानतम गायकों की सूची में 193वें स्थान पर रखा। 178、नॉरवुड की अपनी पहली एल्बम की शुरुआती आवाज स्ट्रीट ओरिएंटेड R&B थी। 179, जिसमें हिप हॉप, 179, 180 और पॉपसोल के तत्व शामिल थे। 180 उन्होंने प्यार के बारे में गाया और साथ ही अन्य विषयों पर भी प्रकाश डाला, जैसे अपने छोटे भाई, बेस्ट फ्रेंड, भगवान, गिव मी यू, सही आदमी, बेबी और एरिथा और व्हिटनी, आई डेडिकेट जैसे पुराने क्रूनर्स को श्रद्धांजलि। 180 अपने दूसरे एल्बम नेवर से नेवर में वह थोड़ी सी स्ट्रीटवाइज एज को बनाए रखते हुए अधिक वयस्क समकालीन उन्मुख दिशा के लिए गईं। 31 उनके तीसरे स्टूडियो एल्बम फुल मून में नॉरवुड और उनके तत्कालीन रचनात्मक साथी रॉडनी जर्किंस ने 2 स्टेप गैराज और इलेक्ट्रोफंक के प्रभावों सहित भविष्यवादी, आगे की सोच वाली प्रस्तुतियों के साथ अपने पिछले R&B ध्वनियों को मिश्रित करने का प्रयोग किया। 181, 182, 183 उनकी शैली के साथ साथ उनकी आवाज भी विकास से गुजरी है। उनकी हल्की, लड़कियों जैसी आवाज 1990 के दशक की तुलना में कहीं ज्यादा गहरी, गर्म और धुंधली हो गई है। 184 गीत भी इस बदलाव को दर्शाते हैं, क्योंकि एल्बम में ज्यादा वयस्क, यौन विषयों की खोज की गई है और अंतरंग संबंधों के शारीरिक और भावनात्मक दोनों पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 182、 2004 में उनके हाल के मातृत्व, जीवन के अनुभवों
और ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्डप्ले के प्रति बढ़ते लगाव ने उन्हें अपने चौथे स्टूडियो एल्बम एफ्रोडाइसिएक के लिए अधिक प्रयोगात्मक दृष्टि की ओर स्थानांतरित कर दिया। निर्माता टिम्बालैंड और कान्ये वेस्ट के सहयोग से बने इस एल्बम में विशिष्ट एम्बिएंट सौंदर्यशास्त्र का उपयोग किया गया है, जो प्रगतिशील सैंपलिंग विधियों के साथ परिवेशी पॉप, डब और ब्रेकबीट साउंडस्केप को जोड़ता है। 185 4 साल के अंतराल और कुछ जीवन बदलने वाली घटनाओं के कारण नॉरवुड 2008 के अंत में अपने 5वें स्टूडियो एल्बम ह्यूमन के साथ संगीत उद्योग में लौट आईं, जिसमें प्यार, दिल के दर्द और ईमानदारी के विषयों पर चर्चा की गई थी। 186 2012 में करियर और व्यक्तिगत कायाकल्प का अनुभव करते हुए नॉरवुड अपने पिछले एल्बम की पॉप शैली को कम करने और अपने छठे स्टूडियो एल्बम 211 पर R&B में लौटने के लिए उत्सुक थीं। यह एल्बम नॉरवुड के 1990 के दशक के R&B साउंड और 2000 के बाद के समकालीन हिप-हॉप के बासभारी रुझानों का मिश्रण था। 187 को प्रभावित। अपने करियर की शुरुआत से ही ब्रांडी ने व्हिटनी ह्यूस्टन को अपने सबसे प्रमुख संगीत और मनोरंजन प्रभाव के रूप में नामित किया है। अपने करियर की शुरुआत में वह अक्सर ह्यूस्टन को अपना आदर्श बताती थीं। उनकी आवाज, संगीत और प्रदर्शन को व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह से अपने लिए महत्वपूर्ण मानती थीं। 2014 के एक साक्षात्कार में ब्रांडी ने कहा कि एक पेशेवर संगीतकार के रूप में मैं कहूंगी कि व्हिटनी ह्यूस्टन अब तक की सबसे महान आवाज है। 188 वह विस्तार से कहती है, वह हमेशा मेरे लिए विचार थीं। मैं उनकी तरह बनना चाहती थी, उनकी तरह गाना चाहती थी और वह सब कुछ करना चाहती थी जो वह कर रही थीं। 189 1990 के दशक के उत्तरार्ध में ह्यूस्टन ब्रांडी की एक निजी मित्र और संरक्षक के रूप में विकसित हुई। ह्यूस्टन ने खुद को नॉरवुड की गॉडमदर के रूप में उपनाम दिया। 190 ब्रांडी अपने पिता, वोकल कोच विली नॉरवुड का भी नाम लेती है, जिन्होंने एक संगीतकार के रूप में उनकी खोज और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह कहती है कि उनके पिता ने मुझे वह सब कुछ सिखाया जो मैं गायन के बारे में जानती हूँ। अपने पिता के बारे में ब्रांडी कहती है, मैं अपने पिता के साथ चर्च में गाते हुए बड़ी हुई हूँ, जहाँ वे संगीत निर्देशक थे और हम लगभग विशेष रूप से एक कैपेला में गॉस्पेल गाने गाते थे। उन्होंने मुझे मेरा पहला 4-ट्रैक टेप रिकॉर्डर खरीदा। पहले तो मुझे अपनी आवाज पसंद नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी आवाज के अनूठे गुणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। 191 अपनी खुद की शैली और गायन ध्वनि विकसित करते समय ब्रांडी ने गॉस्पेल जैज गायक किम बुरेल, नए युग के कलाकार एन्या और अंग्रेजी गायक गीतकार साडे को प्रमुख प्रभावों के रूप में श्रेय दिया। उनके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, यह उन महिलाओं को सुनना था, साथ ही मेरी अपनी रचनात्मक आवाज, जिसने मुझे अपना स्थान, अपनी आवाज खोजने में मदद की। 192 191 ब्रांडी ने माइकल जैक्सन, मारिया कैरी, बॉयज टू मेन, क्लार्क सिस्टर्स, स्टीवी वंडर, एरिथा फ्रैंकलिन, कोल्डप्ले, जेनेट जैक्सन, टिम्बालैंड और उनके भाई रेजे सहित कई अन्य संगीत प्रेरणाओं का भी उल्लेख किया है। 191 193 194 195 अपने अभिनय करियर के दौरान ब्रांडी ने ल्यूसिल बॉल, जेनिफर लुइस, गैब्रियल यूनियन, नीसी नैश और किम फील्ड्स को एक अभिनेत्री के रूप में अपने विकास और हास्य भूमिकाओं में अपनी ताकत की खोज के अभिन्न अंग के रूप में देखा है। 1994 में अपनी पहली एल्बम के बाद से ब्रांडी ने दुनिया भर में 40 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड बेचे हैं, जिसमें अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 मिलियन से अधिक एल्बम बेचे गए हैं। 198 199 RIAA के अनुसार ब्रांडी के पास 16.5 मिलियन प्रमाणित इकाइयां हैं। 200 2008 में बिलबोर्ड ने उनके गीत द बॉय इज माइन को विशेष द 40 बिगेस्ट डुएट्स ऑफ ऑल टाइम लिस्टिंग में तीसरा स्थान दिया। 201 1999 में बिलबोर्ड ने नॉरवुड को 1990 के दशक के शीर्ष 20 पॉप कलाकारों में स्थान दिया। 202 2010 में
बिलबोर्ड ने पिछले 25 वर्षों की अपनी शीर्ष 50 R&B और हिप हॉप कलाकारों की सूची में नॉरवुड को शामिल किया। 203、205。नॉरवुड की गायन शैली का संगीत उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, विशेष रूप से समकालीन R&B, पॉप और गॉस्पेल शैलियों में, जहां उन्हें अक्सर वोकल बाइबल के रूप में संदर्भित किया जाता है। 206 उनके काम ने कई कलाकारों को प्रभावित किया है। 207 जिनमें जेसी जे, जोजो, ब्रिजेट केली, ओलिविया, एरियाना ग्रांडे। 208 एमिली सेंडे, जॉर्डिन स्पार्क्स, रयान डेस्टिनी, टैंक, तेयाना टेलर, लिल मो, मेगन रोशेल, जेने एको। 209 एरिक बेलिंगर। 210 क्रिस ब्राउन। 211 एले वर्नर, रिहाना। 212 एंजेल, नॉर्मनी। 213 और केहलानी। 214 शामिल है। जबकि नॉरवुड की आवाज की प्रशंसा उनके कई साथियों ने की है, जिनमें नताशा बेडिंगफील्ड, मिस्सी इलियट, जेनिफर हडसन, सिलेना जॉनसन, ग्लेडिस नाइट, ब्रायन मैकनाइट, जिल स्कॉट, एंजी स्टोन, तामिया। 207 टाई डोला साइन। 215 जैस्मीन सुलिवन। 216 और तामार ब्रेक्सटन। 217 अन्य लोगों के बीच। इसके अतिरिक्त कई अवसरों पर नॉरवुड को एक प्रतिभाशाली कलाकार के रूप में माना जाता है, जिसे संगीत निर्माताओं और गीतकारों ने अपनी कलात्मक और रचनात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है। 218、219。गीतकार सीन गैरेट ने लेखन के प्रति अपने दृष्टिकोण के लिए एल्बम फुल मून पर गायन कार्य को श्रेय देते हुए कहा, मैं फुल मून एल्बम पर ब्रांडी और रॉडनी द्वारा किए गए काम से बहुत कुछ लेता हूं। मैं इससे बेहद प्रभावित था और मैं हमेशा उस एल्बम से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करता हूं। 220 पी स्लेड ने एल्बम के बारे में बात करते हुए कहा कि फुल मून ने अकेले ही गायन के खेल को बदल दिया। यह सालों से गायन विकल्पों और पृष्ठभूमि गायन व्यवस्था के लिए टेम्पलेट रहा है। 221 R&B गायिका मेलानी फियोना ने विशेष रूप से उस एल्बम पर गायक के काम की प्रशंसा की। 222 नियो सोल गायक इंडिया एरी अक्सर एल्बम का हवाला देते हैं, विशेष रूप से गीत ही इज को गायकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए टेम्पलेट के रूप में। 223 एल्बम पर अक्सर प्रशंसित मुखर काम ने नॉरवुड को व्यक्तिपरक उपनाम वोकल बाइबल प्राप्त करने के विचार को जन्म दिया। 224, 225, 226 कनाडाई R&B गायक केशिया चांटे ने अपने एल्बम नाइट एंड डे के लिए लेखन को प्रेरित करने के लिए एल्बम को श्रेय दिया, जबकि अमेरिकी गायक ल्यूक जेम्स ने फुल मून को 2000 के समकालीन R&B के बाइबल के रूप में संदर्भित किया। इसे वोकल कैसे करें इसका खाका कहा। 207。एफ्रोडिसियाक को वैकल्पिक R&B उपशैली के पूर्ववर्तियों में से एक माना जाता है। 2014 में NPR के साथ संगीत और फैशन पर बातचीत में गायक और मॉडल सोलेज ने एल्बम पर चर्चा करते हुए कहा, ब्रांडी वास्तव में इस बहुत ही अभिनव, प्रगतिशील, प्रयोगात्मक R&B की नींव है। ब्रांडी ने वास्तव में बहुत कुछ प्रभावित किया है। फ्रैंक ओसियन यह कहेंगे। मिगुएल यह कहेंगे। 227 मेलकम म्यूजिक के साथ एक साक्षात्कार में मिगुएल ने खुलासा किया कि वह बड़े होते हुए बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने कहा कि ब्रांडी ने पहले एल्बम से ही इसे मार दिया था। 228。अमेरिकी नियो सोल गायिका एरिका बरू ने उल्लेख किया कि उनका 1997 का पहला एल्बम बेडविज्म नॉरवुड के डेब्यू एल्बम से आंशिक रूप से प्रभावित था। 229 जबकि बारबेडियन गायिका रिहाना ने अपने 2007 के एल्बम गुड गर्ल गॉन बैड के बारे में कहा, ब्रांडी ने वास्तव में उस एल्बम को प्रेरित करने में मदद की। मैंने स्टूडियो में रहते हुए हर दिन एफ्रोडाइसिएक को सुना। 230 केली रॉलैंड ने नॉरवुड का हवाला दिया, जिन्होंने रॉलैंड के डेब्यू एल्बम के लिए लेखन और निर्माण भी किया अपने दूसरे स्टूडियो। दोस्तों ये जो मूवी है 12 जुलाई 2024 को
लगभग 94 मिनट के साथ ये हमें डिज़नी पर देखने को मिली थी, जो कि सुपर डुपर हिट रही थी। और उसके बाद इसका अगला पार्ट अब हमें बहुत लेट देखने को मिलेगा, 28 तक का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी इस फ्रेंचाइजी में ये चौथा पार्ट था जो कि सुपर डुपर हिट रहा है, तो आप इसे डिज़नी पर देख पाओगे। बाकी पूरी जानकारी के लिए आप हमारे एक तरह से डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।